नमस्कार। नमस्कार, मैं सुमन सिंह सिकरवा। जैसा कि कल अपन रात को देख रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली और उनके मंत्रिमंडल 70 सदस्यीय मंत्रिमंडल रहा और काफी देर रात तक, मतलब लगभग 3 घंटे तक ये मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह चला। अपन ने 1 घंटे के लगभग लाइव उसको चलाने का प्रयास किया था, जिसमें कैबिनेट कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का क्रम, कौन कौन उनके मंत्रिमंडल में शामिल हुए की जानकारी से अपन सब लोग अवगत हो जाए। हालांकि अपना प्रयास चंबल पर फोकस करना ही था, लेकिन अब तेजी से घटनाक्रम देश के बदल रहे हैं, तो देश के साथ साथ देश के ही बदलेंगे, तब अपना जाके संभाग स्तर वो कहाँ से कोई अपने को कोई रिश्ता बनता है कि नहीं बनता, ये अपन ढूंढने का प्रयास करें। हालांकि कल ही शायद चलते हुए मैंने कमेंट्री डाल दी थी, तो जो ब्रेकिंग न्यूज थी, हालांकि वो अखबार में आज कहीं नजर नहीं आई। ये मैं फिर से आज बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली, जिसके अनुसार उनका हटना लगभग तय है, क्योंकि एक पद के नियम के अनुसार अब उनकी जगह कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। अब दिन में ये खबर उड़ गई थी कि अमित शाह जी को शायद कैबिनेट में ना लेकर ना उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो शाम होते होते जब शपथ ग्रहण समारोह आ गया, तो उसका भी अंधेरा छट गया और अमित शाह जी को मंत्रिमंडल में शपथ दिला दी गई। तो पहले आपके जेपी नड्डा जी, उसके बाद अमित शाह जी, उसके बाद आते हैं तीसरे मध्य प्रदेश के अपने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इनको अचानक दिल्ली बुला लिया गया, ऐसी खबर आपकी नहीं। फिर आरएसएस के मुख्यालय में नागपुर में बुला लिया गया, इस तरीके से चलती नहीं। उसमें भी यह खबर बनी, क्या हो सकता है इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। अब उन्होंने भी शपथ ग्रहण में शामिल हो लिए हो, अब उनका भी नाम बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष तौर से हट जाता है। अब इसमें ये ऊपर ये बड़े बड़े स्तर पे, हालांकि अब बीजेपी में इस स्तर पे ये स्थिति चलेगी, उनके यहाँ कसरत का करने का तरीका अलग हो गया है। जो बीजेपी को अंदर से गहराई से समझते हैं, उस वही लोग आकलन कर पाते हैं। और वो भी सदैव से अपन देखेंगे तो जैसे और अन्य पार्टियां, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, वो लगेगा, लेकिन ऐसा उनके यहाँ सब है नहीं है। ऐसा मेरे को अपना अ, आकलन तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरे को आभास होता है, जो अखबारों में आता है, जिस तरीके से उनकी प्रक्रिया को गौर किया जाए। चौथा एक नाम जो आज दिन भर सोशल मीडिया पर चल रहा है, वो इसलिए सुर्खियों में कि वो हिमाचल से तो जीते, लेकिन मंत्रिमंडल में नहीं। वो काफी वजनदार अनुराग ठाकुर, नाम सुना होगा आप। वो व्यक्ति तिरंगा यात्रा को लेकर काफी पहले कश्मीर तक वो गए थे। युवा अब बीजेपी के मतलब युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते वो गए थे। फिर सरकार बनी 2014 में, तो उससे फिर उनका राजनीतिक कद बढ़ता गया। हालांकि अब हिमाचल से जेपी नड्डा साहब और अनुराग ठाकुर दोनों ही थे। ये दोनों को अब चूंकि शिफ्ट हो चुके हैं जेपी नड्डा जी हिमाचल से, तो हो सकती प्रबल संभावना है कि अनुराग ठाकुर को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर दिया जाए, तो उनकी जगह रिप्लेस के तौर पे काफी विश्वास की, तो नरेंद्र मोदी जी के भी विश्वास पात्र हैं वो, और अमित शाह जी के भी। अमित शाह जी के तो इसलिए आते हैं क्योंकि बीसीसीआई जो क्रिकेट के एसोसिएशन है, आईपीएल वगैरह जो मैच होते हैं क्रिकेट, उसमें अनुराग ठाकुर का भी वजनदारी है। और अमित शाह जी के लड़के का उसमें सेक्रेटरी है, तो वो एंगल चला। तो ये थोड़ा सा सोशल मीडिया में दूसरे स्तर की खबर चल रही थी आज,
अनुराग ठाकुर को मंत्रिमंडल में शपथ नहीं दी तो मतलब कोई है ना, हाईकमान नाराज है उनसे या कुछ जो भी है। लेकिन मेरे को लगता है कि अनुराग ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शामिल किया सकता है। ये बड़ा ताज्जुब लग रहा होगा सुन के, अंदर कहाँ अनुराग ठाकुर, कहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन बीजेपी में हमेशा से एक नया पैटर्न अब चल रहा है, चौंकाने वाला नाम। और अनुराग ठाकुर कोई जूनियर नहीं रहे। कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के बाद ये 15-10 साल का तो ये कार्यकाल ही हो गया उनका, और मैच्योरिटी आ गई। फिर वो मेरा अपना फिर वो आवाज हो रहा है कि उनको हाँ, यहाँ अलग दांव पे चलक चले तो बात अलग है। और वैसे भी बीजेपी अब युवा पीढ़ी की ओर जा रही है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुनकर सबको चौंका दिया, उसी प्रकार राजस्थान में ये पहली बार के जीते विधायक भजन लाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाकर चौंका दिया। तो इनको अनुराग ठाकुर को ही बनाकर तो चौंकाने वाली बात नहीं कही जा सकेगी। ये तो रहा आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष की कहानी। अब ये पगड़ी थोड़ी लंबी चलेगी और आज मंत्रिमंडल का कल शपथ ग्रहण हो गया। अब आज रात तक उनके विभागों की घोषणा हो जाएगी। उसको भी उस दृष्टिकोण से भी अपन देखेंगे कि 8-10 दिन जो रहेंगे इसमें राष्ट्रीय स्तर की उथल पुथल प्रदेश के स्तर पर रहेगी। अब आते हैं अपन प्रदेश स्तर पे, क्योंकि अपने को लौट के चंबल पे आना ही आना है। नहीं तो आप कहेंगे चंबल में फोकस की बात करते हैं और भटक कहीं और जाते हैं। क्योंकि देश है ना एक मोती की तरह, माला की तरह हुआ रहता है। और अपन उसी संबंध को जोड़ने का प्रयास करेंगे। और हो सकता है मेरी समझ कुछ गलत आती हो तो आप लोगों के माध्यम से उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश के 5 सांसदों को शपथ दिलानी है। पहला आपके शिवराज सिंह चौहान, दूसरा आपके ज्योतिराज सिंधिया, और तीसरा आपके वीरेंद्र खटीक, दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर। 2 राज्य मंत्री, 3 कैबिनेट मंत्री, ये 5 से मध्य प्रदेश का काफी वजन बढ़ गया। अब मध्य प्रदेश जबकि मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह से पहले यह खबर 2 नाम और चल रहे थे। एक तो वी शर्मा जी जो आपके खजुराहो से सांसद हैं और बीजेपी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और दूसरा अपना भिंड की सांसद संध्या राय, श्रीमती संध्या राय का, सावित्री ठाकुर और संध्या राय, इन दोनों में से किसी एक का चयन होगा। सावित्री ठाकुर के हाथ में वो बाजी लग गई। बहरहाल ये उनका पार्टी का अंदरूनी मामला, उनका निर्णय है कि भाई किसको मंत्रिमंडल में लेना है कि नहीं। तो उसका असर प्रदेश की राजनीति में किस तरीके का पड़ेगा उसको अपन आकलन करना चाह रहे हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनेगा उनका तो बनना तय है। अब वो बनेंगे तो उस कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन करेगा। इसलिए शायद बी डी शर्मा जी को होल्ड पर रख दिया गया। और बीजेपी या अन्य संगठन में भी रिप्लेस की परंपरा रहती है। मान के चलो, उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि बी डी शर्मा जी को दिल्ली कैबिनेट में शपथ दिला दी दोबारा, इस बीच में कोई संशोधन होते हैं तो उसके तहत आपका सुधार होते रहते हैं, तो उनको रिप्लेस करा दिया तो उसके बदले में उनको वापस ले लिया जाएगा संगठन में, या कुछ भी इस प्रकार से होता है। तो होगा नहीं होगा वो अलग मैटर है। लेकिन बी डी शर्मा जी को होल्ड पर कर दिया और उनके समर्थकों में काफी उम्मीद थी। अब वो अपने मुरैना में उनका गांव है। हालांकि वो किस्मत से वो दोनों बार सांसद खजुराहो से बने, लेकिन वो अपने मुरैना के रहने वाले। तो जब वो का नाम चलने लगा तो काफी लोग कह रहे बी डी शर्मा जी अपने इलाके के हैं। ये संबंध अपना चंबल से हो गया। अब बी डी शर्मा जी जाए ना जाए वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन इसका प्रचलन किस तरीके से बिछ रही है, इसका मैं दृष्टिकोण आपको पेश करना चाहता हूँ। यहाँ तक मेरा आकलन लग रहा है, बी डी शर्मा जी यदि जाते हैं तो नरोत्तम मिश्रा जी उनकी जगह प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं।
क्योंकि कांग्रेस तोड़ो अभियान जो चलाया गया था उसके अध्यक्ष मतलब उनके मुखिया नरोत्तम मिश्रा ही थे। बीजेपी में पुरस्कार देने की परंपरा बहुत है, तो हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। काफी सीनियर भी है। अब यह है कि उनके दुर्भाग्य से वो हार गए चुनाव दतिया के गृह मंत्री रहते हुए। मन तो दुखी है, लेकिन वो है ना मेहनत में कसर नहीं छोड़ रहे। उन्होंने आपके मुरैना से बीएसपी के जो विधायक थे बलबीर डंडोतिया उनको लिया। काफी ग्वालियर में राम सेवक गुर्जर बाबूजी पूर्व सांसद उनके बेटे को बीजेपी में लिया। इस तरह ये काफी उन्होंने गतिविधियां बीजेपी के हित में की, इससे बीजेपी को बयानदारी मिली और एक भी सीट कांग्रेस को मध्य प्रदेश से नहीं मिल पाई। तो इस तरीके से आप नरोत्तम मिश्रा जी को मान लीजिए तो हो जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर दो अच्छी बात जो आज हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले तो किसानों को 2-2 हजार के किस्त जारी कर दी है। शायद वो 17वीं। और अभी शाम को जो अपन जो कार्यक्रम कर रहे हैं, तब तक खबर आ गई जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक थी उसमें गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो अब ये तो लग रहा था कल ही के इतना जम्बो मंत्रिमंडल होने से कोई ना कोई तो ऐसी चीज होगी उनके दिमाग में कि अन्यथा आमतौर पे इतना बड़ा मंत्रिमंडल बनाया नहीं जाता। बीजेपी के 60 लोग हैं इसमें, तो ऐसा लगता है कि बहुत तेजी से बीजेपी काम करना चाहती है, कि उनको जहाँ जहाँ उनको डैमेज हुआ है तो कंट्रोल करना चाहती है। अभी है ना 4 महीने बाद आपके महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारी चलेगी, तो तैयारी अभी से करना पड़ेगा। और उसके बाद लगे लगे आपके बिहार में भी विधानसभा की, तो टाइम कम है इन लोगों के पास। अब उसी हिसाब से इन्होंने शायद डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है करके। अच्छा, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, प्रदेश अध्यक्ष हो गए आपके, ये दोनों हो गए। और मैं थोड़ा सा मेरे को अंदेशा लग रहा है, वो चलते चलते मैं आपको सारा कर देता हूँ। ये तो पक्का है कि बीजेपी में अब एक्सरसाइज मंत्रिमंडल गठन होने के बाद और उनके पद होने के बाद सरकार चलने में अभी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वेंकैया नायडू और आपके नीतीश कुमार अभी दोनों हाथों से उनको थामे हुए हैं, तो कहीं ऐसा कोई नहीं आएगा। अचानक कोई घटना अजीबो गरीब घट जाए तो बात अलग है, अन्यथा सामान्य स्थिति रहेगी। तो इसका बीजेपी पूरा भरपूर लाभ उठाना चाहिए। तो उसके हिसाब से ये आ, अब रिलैक्स मूड में शायद 1-2 दिन के बाद आ जाएगी। और संसद सत्र भी अब 18 तारीख का सुनने में आ रहा है कि 18 तारीख से शायद संसद सत्र चालू होगा, तो उसमें सांसदों का शपथ मतलब वो अपना शपथ ग्रहण समारोह उनका भी चलेगा पार्लियामेंट के अंदर। और नया हो सकता है कि संसद का कार्रवाई शुरू हो जाए, वो हंगामेदार होनी होनी। कोई विपक्ष मजबूत हो गया है तो वो अपने हिसाब से एक दबाव बनाने की कोशिश। तो ये 8 दिन के अंदर इनको हो सकता है बीजेपी के संगठन के अंदर की भी एक्सरसाइज कर लेना चाहिए, ऐसा इनका प्रयास रहेगा। उसमें यदि ऊपर से कोई मतलब कोई ये मान सकते हैं कि ऊपर से कोई एक्सरसाइज होती है तो उसको धरातल पर लाने का प्रयास करेंगे, तो एक या तो एक साथ सब बदलेंगे। और यदि कहीं ये परिणामों की समीक्षा में उलझ गए और कहीं शतरंज की बिसात तेजी से बिछ गई, तो फिर मुख्यमंत्रियों के हटने का भी रास्ता बन जाएगा। एक नाम चौंकाने वाला आपको और बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब ये तो मान के चलिए कि तो बाहर खबरें आती हैं सरकार के पक्ष के मीडिया से, वही लोग ज्यादातर खबरें तो बोलते हैं सूत्र सूत्र के अनुसार से खबर आई। तो योगी आदित्यनाथ को हटाने की खबरें भी वहीं से ही चलती आई है, फिर जिस पर विपक्षी मीडिया उसको हाईलाइट करता रहा, कहते हैं यहाँ आग होगा वहीं धुआं होगा। तो अब परिणाम निकल गए। अब योगी आदित्यनाथ जी का हिसाब किताब निपटारा किया जाएगा कि उनको रहना है कि हटाना है।
अब यदि उनको रिप्लेस किया जाता है, आज उनकी अमित शाह जी से दिल्ली में मुलाकात हुई है, जो मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह, इन दो की मुलाकात होना, और मीडिया में इस तरीके से पहले ये खबर चलना कि इन दोनों के बीच में मुलाकात है। मतलब आज आपसी तालमेल से इनकी मुलाकात हुई होगी, और भविष्य की रणनीति पे बातचीत हुआ हुआ। बातचीत में यहाँ तक मेरे को लगता है ये हुआ हुआ कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है तो बताइए, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ऊंचा ओहदा राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुआ। अब उस ऐसा मेरा अ, आकलन है। अब वो सही हो गलत हो बात अलग है, लेकिन बीजेपी किस एंगल से सोच रही होगी, उस सोच को अपन आपके सामने पेश कर रहे हैं। या इसके अलावा अब ये ना अब बीजेपी के एक बुराई तो नहीं, लेकिन ये है कि जो घटनाक्रम घट रहा है वो तो सबके आंखों में आ रहा है, उसको बोलने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, तो मैं उसको सॉफ्ट तरीके से बोल रहा हूँ। आरएसएस वाले भी मेरे को काफी जानते हैं, और पुराने वरिष्ठ जो संगी थे उनका उस अनुभव के अनुसार बता रहे हो। नितिन गडकरी जी का 2 दिन से 3 दिन से व्यवहार कुछ अजीब गरीब दिख रहा है, और उनके तार बराबर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ते चले आ रहे हैं। तो लाइव के अनुसार दिख रहा है। पहले तो क्या, अब खबरें आती नहीं, यहाँ तो लगता था कि अब्बा होगी, लेकिन लाइव के अनुसार जिसको लोगों ने पकड़ा भी है और उसको केस भी किया अपने हिसाब से, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अपना ग्रामीण इलाका है, और उस चीज को उसको इस रूप में लिया जा रहा है कि जब एनडीए का नेता का चयन के तौर पर नरेंद्र मोदी जी का नाम जब आया और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाने लगा, तो उसमें संकोच किया योगी आदित्यनाथ जी ने। पहली बार वो थपथपाते रहे और फिर वो खड़े होने में भी उन्होंने देर करी, और आपके नितिन गडकरी जी तो उठे ही नहीं, उन्होंने गर्दन भी घुमा ली इस तरीके का सीन। तो इसको मीडिया में काफी इस चीज को वायरल किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है। कल शपथ ग्रहण समारोह, तो उसमें क्या होता है कि जो भी नया मंत्री शपथ लेता है तो वो आभार प्रदर्शन करने के लिए आपको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के पास जाता है, सेकंड नंबर पर राजनाथ सिंह जी, और तीसरे पर अमित शाह, और चौथे नंबर पर नितिन गडकरी जी बैठे। तो वो खास लोगों के लिए तो वो उठे, लेकिन आमतौर पर वो अपनी कुर्सी से उठे नहीं, और उनके बगल से जेपी नड्डा जी बैठे हुए थे। तो जेपी नड्डा जी पहले उठ भी आए थे, उन्होंने कहा जब नितिन गडकरी जी नहीं उठा तो मैं क्या करूंगा उठ के, तो वो धीरे से उठ गए। उसके बाद तो और भी थे, तो धीरे धीरे वो सिलसिला वहीं 3 पे रह गया। तो अब इसको आपको इस घटना को किस रूप में लेते हैं दिल्ली के लोग, वो जाने, वहां जाने, और जो क्या भविष्य में होगा, इनके संकेत कहीं भविष्य में खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, तो अपन निगाह रखेंगे और आपको सब पता अवगत कराते रहेंगे। तो अब मुझे थोड़ा सा आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।